बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बूम एकेडमी ऑनलाइन कैंपस। दिस इज़ शमसुल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। सो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ दो तीन बातें जनरल करते हैं। पाकिस्तान में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज जब पाकिस्तान में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है डेंस, तो डेंस में जो है ये वोल्टेज हमारे पास बहुत हाई होता है। इट इज़ समथिंग लाइक 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ या इसको मैं इस तरह 1 10 100,000 3,000 5 लाख वोल्ट जो है हमारे पास क्या होता है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में डैम्स पर, वो इसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁵ होती है। इसी तरह जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी पाकिस्तान में, वो फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है 50 हर्ट्ज़ होती है। इसके अलावा अब ये वोल्टेज जो है जब ये हमारे पास जब ये घरों को पहुंचती है तो होम्स में हमारे पास क्या होता है, होम्स में हमारे पास ये वोल्टेज जो है नॉर्मल हमारे पास 220 वोल्ट होता है मैक्सिमम, और मिनिमम तो है कभी कभार इतना होता है कि बल्ब भी जला नहीं सकती। तो मिनिमम की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल जो है आप लोग ये याद रखें 110 to 220 वोल्ट जो है नॉर्मल हमारे पास ये होती है। इसके अलावा हमारे पास याद रखिए कि समंदर में एक ईल होती है, इट स्नेक लाइक एन एनिमल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल क्या करती है, इलेक्ट्रिक ईल जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये वोल्टेज जो है पाकिस्तानी वोल्टेज से ज़्यादा होती है, जैसे 600 वोल्ट। और ये ईल जो है ये वोल्टेज अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरा एनिमल आकर इसका शिकार करना चाहेगी तो ये ईल जो है ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगी और इसकी वजह से वो एनिमल दूर भागेगा। सो दिस वाज समथिंग जनरल। याद रखिए ये चीज़ें ट्रिटिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जनरल है लेकिन इतनी भी नहीं है। सो दिस 4 पॉइंट्स पर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं करंट पर। व्हाट इज करंट? करंट हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम कहते हैं रेट। करंट की बात कर ले तो ये हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारे पास है करंट। यानी करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास बराबर है क्यू डॉट। ये क्यू डॉट क्या है, जिस जब भी हमारे पास फिजिक्स में हम किसी क्वांटिटी के ऊपर डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है रेट। सो क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। इसका मतलब है कि करंट हमारे पास बराबर है क्यू डिवाइड बाई टी। यानी अगर एक जगह से चार्ज मूव कर रही है तो ये चार्ज जितनी मूव कर रही है ये करंट इसी की वजह से प्रोड्यूस होगी। सो ये करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस क्यू को। और साथ ही साथ जब हमारे पास टाइम कम होगा, कम टाइम लेगा, तो करंट हमारे पास ज़्यादा होगी। मीन्स कि ये करंट जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम को। सो करंट हमारे पास इसकी बराबर है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। दिस इज द मेन इक्वेशन। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर चार्ज हमारे पास होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कूलम। अब हमारे पास वायर्स में जो है जो मूव करती है नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और एक इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 से ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ ई। ये एन ही होती है, इन हमारे पास 1 2 3 या बहुत बड़ी नंबर होती है। सो टोटल चार्ज हमारे पास बराबर होती है इस एन ई की। सो जो बेसिक करंट हमारे पास क्यू डिवाइड बाई टी की बराबर थी, वो अब हमारे पास बराबर है एन ई बाई टी। सो दिस इज द अनदर इक्वेशन ऑफ करंट। अगर हमें दी गई हो क्यू गिवन हो, साथ में टाइम गिवन हो, अगर हमें करंट फाइंड करनी हो तो वी विल यूज दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। इसके अलावा हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इनकी तादाद 1 से ज़्यादा है, एन ई है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज 10,000 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस वायर में, और 1 सेकंड में तो हमारे पास करंट किया होगी, तो हमारे पास 5000 इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रही है उसको हम 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतनी कूलम पर सेकंड हमारे पास जो है इतनी इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इतनी करंट हमारे पास
प्रोड्यूस होंगी। सो ये देख हमारे पास केस फर्स्ट है, ये मेरे पास केस सेकंड है। इसके अलावा अगर आपसे पूछी चीज एक कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक है, तो फिर हमारे पास क्यू ई की बराबर होगी। तो इक्वेशन जो हमारे पास क्यू बाई टी था वो हमारे पास ई बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए करंट हमारे पास क्या होगी, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी। सो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया। सो ये भी आप लोग जो है याद रखें। ये बल्ब मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब है कि इसको याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हमें बताए कि हमारे पास जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है एक वायर में वो इतना है, और टाइम जो है हमें गिवन हो कि इतनी सेकंड में इतनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। आप फाइंड करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें करंट गिवन हो कि सपोज ये हमारे पास एक वायर है, इसमें 5 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये हमारे पास पर सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, तो आप जिस क्या करें, एन फाइंड करें। सो हमें पता है कि आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी, यहाँ से एन आ जाएगी, एन हमारे पास बराबर होगी आई टी डिवाइड बाई ई। सो ये इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें फाइंड करनी हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्टून जो हमें बता रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि ये बात इसको समझ आ गई कि ये एन तब फाइंड करेगा जब हमें करंट गिवन हो और हमारे पास टाइम गिवन हो। बाई ई तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
1.6 की फॉर्म में गिवन होंगी सो आसानी के साथ ही कैंसिल हो जाएंगी। लाइक सपोज अगर आपको कहे कि केस नंबर 5 अगर आपको कहे कि हमारे पास जो एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻² एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम हमें ये टाइम ले रहा है 1 सेकंड, तो आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर ले। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास होगा आई, जो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻² है, टाइम मेरे पास 1 सेकंड है, और टाइम मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻², और ये -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 बन जाएगा। मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास है 10⁻21। सो आप लोगों ने जो है ये नंबर्स आपको हमेशा याद रखें, इतने गिवन होंगी मुश्किल मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन वो जो है एमसीक्यूज में फिर कट हो जाएंगे। सो आप लोगों ने डरना नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो घबराना नहीं है, सही है। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं इसी करंट की यूनिट्स के बारे में। सो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, ये इक्वेशन है। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट, तो ऐसे में क्या होगा, चार्ज का यूनिट मेरे पास जो है वो कूलम है, टाइम का मेरे पास सेकंड है, सो कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पेयर, विच इज इक्वल टू ए, और ये एम्पेयर मेरे पास एसआई यूनिट है, सही है। इसके अलावा अगर मैं सी जी एस यूनिट की बात कर लूँ, याद रखें कि आप लोगों ने हमेशा फिजिक्स में एसआई और सी जी एस दोनों यूनिट्स याद रखने हैं, किताब में गिवन हो या नहीं गिवन हो, आप लोगों ने ये जो है याद रखना है। सी जी एस में हमारे पास आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी है, सी जी एस में क्यू जो हमारे पास चार्ज है, और ये जो यूनिट है हमारे पास क्यू बाई टी का करंट का डायरेक्टली यूनिट जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बायाट, बायाट, इसका मतलब है बी आई, बायाट। याद रखिए एस आई का यूनिट मेरे पास ए है, सी जी एस का यूनिट मेरे पास बी आई है। ये किस चीज़ का, ये मेरे पास करंट का। इसके अलावा बायाट जो है एक और यूनिट भी है, इसको हम एम्पेयर कहते हैं, लेकिन सी जी एस में इसको हम कहते हैं ए बी एम्पेयर। एम्पेयर हमारे पास एस आई यूनिट है करंट का, और ए बी एम्पेयर हमारे पास सी जी एस यूनिट है किस चीज़ का, करंट का। ए बी एम्पेयर यूनिट है सी जी एस सिस्टम में। अब इस एम्पेयर या ए बी या बयाट में जो है याद रखें कि ये दोनों मेरे पास क्या है, सेम टू सेम है। अब इन दोनों का जो रिलेशन है हमारे पास, वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि एक एम्पेयर हमारे पास बराबर है 1/2 ऑफ 10 ऑफ बी आई, या 1/10 ऑफ ए बी एम्पेयर, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 1 बी आई जो है मेरे पास बराबर है 10 एम्पेयर। एक बयाट में मेरे पास 10 एम्पेयर होते हैं। सो ये आप लोग याद रखिए कि बयाट यूनिट हमारे पास पड़ा है किस चीज़ से,
एम्पेयर से। CGS वाला जो यूनिट है वो मेरे पास पड़ा है किस चीज़ से, SI से। सो ये आप लोग जो है ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा ये भी याद रखें, और ये हमारे पास जो है SI यूनिट जो है कूलम पर सेकंड। SI यूनिट कौन सा है, कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पेयर कहते हैं। सो दिस वाज द यूनिट। अब हमारे पास अगर एक वायर है तो याद रखें, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर लूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो याद रखें कि अगर हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें करंट मूव कर रही है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरह भी हो सकता है, करंट का डायरेक्शन इस तरह भी हो सकता है। करंट का डायरेक्शन मस्ट है। सो हमने कहा था कि वो क्वांटिटीज जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और जिसकी हमारे पास डायरेक्शन होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर देख ले, करंट का जो है, अगर हम करंट की बात कर ले तो करंट की हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और एज वेल एज डायरेक्शन होती है। सो अगर इस बेस पर मैं कहूँ कि ये मेरे पास स्केलर है, स्केलर है, सही। आप लोगों ने कहा कि सर ने गलत लिखा होगा, ये तो होना चाहिए था वेक्टर। लेकिन याद रखें कि हमारे पास जो है करंट हमारे पास वेक्टर नहीं है, इट स्केलर। रीज़न हमारे पास ये है कि याद रखें कि एक क्वांटिटी वेक्टर कब होगी, एक क्वांटिटी वेक्टर तब होगी जब उसमें तीन चीज़ें होगी। एक मेरे पास होगी मैग्नीट्यूड, एक मेरे पास होगी डायरेक्शन, और थर्ड हमारे पास ये है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है वो फॉलो करेगी। सही है, वेक्टर लॉज जो है ये फॉलो करेगी। अब करंट में ये मसला है कि इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है ये ओबे नहीं करता। सही है, ये हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो इसको हम कहते हैं ये ओबे नहीं करता। इसी वजह से जो है इसको हम कहते हैं ये करंट हमारे पास क्या है, इस वजह से करंट हमारे पास जो है स्केलर है। और रीज़न ये है कि इट डजंट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है फॉलो नहीं करता। इसी वजह से हमारे पास जो है ये वेक्टर्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट। अब एक पॉइंट और है कि आई हमारे पास बराबर है क्यू डिवाइड बाई टी। अगर ये 1 कूलम हो और टाइम 1 सेकंड हो तो हम क्या कहेंगे, करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है। 1 एम्पेयर कब करंट कब होगा, जब हमारे पास करंट जो मूव कर रही है उसकी चार्ज 1 कूलम हो, करंट नहीं, करंट की जो चार्ज है, जो मूव है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन की चार्ज अगर 1 कूलम हो और वो 1 सेकंड में मूव कर रही है तो वो हमारे पास क्या है, 1 एम्पेयर। अब ये हमारे पास एक वायरस है जिसमें हमारे पास जो है चार्जेस जो मूव कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, उनकी वजह से जो चार्ज हो रहा है वो सपोज हमारे पास 1 कूलम है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो हमारे पास बराबर हो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन कूलम की बात की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ से देख लें 1 कूलम जो है वो बराबर होगी x इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमें फाइंड करना है। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 कूलम मेरे पास आ जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, आई विल गेट 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6, तो मेरे पास इससे आता है 0.625, 0.625, और ये 10⁻⁻19 चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। सो 1 एम्पेयर करंट तब होगा जब हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे 1 सेकंड में, तब ये चार्ज हमारे पास क्या होगा, 1 एम्पेयर होगा। या हमारे पास अगर 1 कूलम चार्ज है पर सेकंड में, तब ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा। तो आप लोगों ने जो है ये वाला इक्वेशन मस्ट याद रखना है। ये वाला तो इजी है, इजी कैटेगरी का, ये वाला जो है हार्ड है। सो एमसीक्यूज में मोस्टली ये आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से पास हो जाए ताकि हमारे पास जो करंट है वो 1 एम्पेयर हो। सो 1 एम्पेयर करंट तब प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 होंगे। अब याद रखिए कि हमारे पास दो पोटेंशियल होती है, हमारे पास बैटरी है, इसके
हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं प्लस माइनस से, जब हमारे पास एक सोर्स हो। अब इसको अगर मैं एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर लूँ, सही है, ये हमारे पास बल्ब है, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँ, तो स्टार्ट में हज़ारों साल पहले जब साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे थे तो करंट को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पॉजिटिव साइन है, ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमारे पास हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव साइन जो है हमारे पास लो पोटेंशियल है। तो उन्होंने कहा अगर इसको हम बल्ब से कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, कि अगर मैं इसको बल्ब से कनेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है करंट मूव करेगी। अब ये करंट जो है ये हमारे पास ये करंट जो है इस पॉजिटिव साइन से आकर निगेटिव साइन की तरफ आएंगे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इसकी वजह से बल्ब चलेगा। और साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास जो चार्जेस मूव कर रहे हैं दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस, और करंट का डायरेक्शन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह है कि दिस इज द करंट डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये पेनामिना इतनी यूज हुई है, जबकि बाद में हमें पता चला कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, इसमें क्या होती है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होती है, और नेगेटिव प्लेट में जो है न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स होती है। अब जब इसको हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस पर डिटेल्स में बात की थी कि अगर इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बैटरी को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाई कंसंट्रेशन से मूव करेगी लो कंसंट्रेशन की तरफ, और हमारे पास जो है ये बल्ब चलेगा। सो दो बातें हैं यहाँ पर, हमारे पास जो है करंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो हमारे पास निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होते हैं, जबकि कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे पास करंट जो है पॉजिटिव से मूव कर रही थी। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव वाली बात इतनी मशहूर है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम हमेशा जो है करंट की डायरेक्शन इसी तरह लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यानी पुराना करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा था, उन्होंने तो कहा था कि करंट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, और इनका डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव की निगेटिव की तरफ होता है, ये इनका डायरेक्शन था, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, सही है। और उन्होंने कहा था कि चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती है, जबकि असल में हमारे पास क्या होता है, ओरिजिनल करंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन जो है हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अब भी याद रखें जब हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा लूँ या रजिस्टर लगा लूँ तो याद रखें कि हम करंट की डायरेक्शन की बात इस तरह करेंगे कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट कौन सा होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हमेशा मूव करती है तो अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो कन्वेंशनल करंट की बात होती है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करती है। सो ये आप लोग जो है ये चीज़ें अगर याद रखें। अगर आपको गिवन है कि वायर में हमारे पास ये एक वायर है और ये इनकी टू एंड्स है ए बी, और हमारे पास करंट की डायरेक्शन हमारे पास ए टू बी है, आप इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फाइंड कर ले, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारे पास करंट की डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होगी। ये कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है हम ये अब भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज द करंट डायरेक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट। अब अगर हमारे पास ये एक मेटल है, इस मेटल में क्या होता है, इस मेटल में हमारे पास जो है पॉजिटिव न्यूक्लियस होते हैं, और इन्हीं पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह रैंडम डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे होते हैं, कोई एक एक तरफ जाता है कोई दूसरी तरफ जाता है, और ये इसी मेटल में ही होते हैं। अब अगर इसी वायर को मैं ले लूँ, इसी वायर को, और इसी वायर को जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लूँ, यानी मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूँ, ये पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव हैंड, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो हमारे पास जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, सही है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन मूव करती है
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरे पास याद रखे कि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास ये सारे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। सही है। अब जो करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, याद रखिए कि वो हमारे पास इस तरह होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है हमारे पास मैटर है। सो हम करंट को जो है क्या कहते हैं, करंट को हम दूसरा ये भी करते हैं कि करंट हमारे पास जस्ट क्या है, ये हमारे पास है मैटर इन मोशन। याद रखें कि मैटर इन मोशन हम किस चीज़ को कहते हैं, ये हम कहते हैं करंट को। सो दो चीज़ें हमारे पास, ये मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि करंट डायरेक्शन, अगर आपको कहे कि करंट डायरेक्शन कौन सा है, तो करंट डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। और एक्चुअल करंट फ्लो जो है, करंट एक्चुअल इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की मैं बात कर लूँ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारे पास क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये सारी जो है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। So you do must remember it. So ये थी हमारे पास करंट। अब जो करंट की बात हम कर रहे हैं, ये करंट हमारे पास हमेशा जो है, याद रखिए कि ये करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होगी। हमारे पास जिस चीज़ की वजह से करंट प्रोड्यूस होते हैं इसको हम कहते हैं कैरियर्स ऑफ करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास एक सोर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉलिड्स है, सॉलिड्स मीन सॉलिड्स कंडक्टर्स हैं हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल मेटल्स है हमारे पास, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जो करंट कैरियर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है सॉलिड में। अगर मैं लिक्विड की बात कर लूँ तो लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड में अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डाल दूँ तो हमारे पास आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वहाँ पर हमारे पास जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो है हमारे पास लिक्विड्स में होते हैं। अगर मैं गैस की बात कर लूँ तो वहाँ पर गैस में हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस। और इसके अलावा मेरे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी गैस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में गैस में होती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, जो एसी चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स, वो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जो करंट फ्लो होती है वो दो चीज़ों की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये चार चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि सॉलिड में जो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास करंट की वजह से है, जो लिक्विड में होते हैं पॉजिटिव निगेटिव आयंस की वजह से, गैसेज में हमारे पास पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स होते हैं। ये चार हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज कैरियर्स ऑफ द करंट है। इसी तरह अगर मैं करंट की टाइप्स की बात कर लूँ, मैं करंट टाइप्स की बात कर लूँ तो मेरे पास जो है मोस्ट टू कॉमन टाइप्स है। एक हमारे पास है एसी करंट और दूसरा मेरे पास है डीसी करंट। सही है, एसी करंट डीसी करंट। एसी हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी इसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे। और डीसी मीन डायरेक्ट, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, डायरेक्ट करंट, ये मेरे पास है डायरेक्ट करंट। अगर इसको हम रिलेटिवली पढ़ते हैं, अगर मेरे पास एसी करंट है तो एसी का मतलब है कि ये मेरे पास जो है हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन भी वेरी करता है और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या है, वेरी करता है। जबकि डायरेक्ट करंट में हमारे पास जो है दो केसेस पॉसिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस ईसी को मैं डीसी पर कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास जो करंट बनता है वो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। यानी मैं अगर डायोड्स लगा लूँ तो मेरे पास इस तरह का जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट। ये हमारे पास पल्स की तरह होती है, इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन तो हमारे पास सेम होता है, डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव होगा। और मैग्नीट्यूड जो है ये आप लोग देख ले, ये वेरी कर रहा है हर पॉइंट पर जो है, ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है।
तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है फिल्टर लगा लेते हैं और इसको जो है कांस्टेंट कर लेते हैं। अगर हमारे पास बैटरी की बात मैं कर लूँ, बैटरी की सोर्स की, तो बैटरी की जो करंट होती है वो हमारे पास इस तरह होती है, वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास कांस्टेंट होती है और इसकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वेरी करती है। और याद रखें कि ये दोनों हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट है, लेकिन एक पल्सेटिंग है और एक मेरे पास जो है वो है डायरेक्ट करंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टू टाइप्स। अगर मैं इस एसी को जो है जो एसी की मैं बात कर रहा हूँ, एसी को अगर मैं डीसी में कन्वर्ट करूँगा, तो चैप्टर नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय रेक्टिफायर्स। तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डिवाइस, सो रेक्टिफायर की मदद से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर मैं डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट करूँगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर्स क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और ये जो एसी डीसी में कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। इसके अलावा जब एसी सोर्स हो हमारे पास, तो एसी हमारे पास जो है हीटिंग इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस करती है, और जब डीसी सोर्स हो हमारे पास, तो ये हमारे पास तीन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक है हीटिंग इफेक्ट, और एक है हमारे पास केमिकल इफेक्ट, और एक हमारे पास जो तीसरा इफेक्ट है वो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये तीन जो है हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास इफेक्ट हैं। अब यही एसी सोर्स जो है, याद रखें कि इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये हमारे पास एसी सोर्स का सिंबल है। अब डीसी सोर्स का सिंबल जो हमारे पास है, वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिंबल है डीसी की। अगर हमारे पास डीसी वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर मैं डीसी करंट सोर्स की बात कर रहा हूँ, फिर उसमें एरो होती है। तो ये मेरे पास हो गई एसी वोल्टेज, ये मेरे पास हो गई डीसी वोल्टेज, और ये मेरे पास हो गई डीसी आई, आई मतलब करंट। थोड़ा सा मैं इन थ्री इफेक्ट्स में जो है इनको लिटिल बिट एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है। तो लिटिल बिट टच इसको दे देते हैं। अब डीसी करंट जो हमारे पास होती है, ये तीन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एक इफेक्ट मेरे पास हो गई हीटिंग इफेक्ट, दूसरा हमारे पास हो गई मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरी हमारे पास है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक नहीं, सारी केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है, जब हमारे पास जो है एक चीज़ से, एक डिवाइस से करंट पास होती है डीसी, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, और वही हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वेयर को। यानी ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है आई स्क्वेयर आर टी। अगर हमारे पास एक वायर है, उसमें जो है इसकी रेजिस्टेंस आर है, टेम्परेचर टी है, उससे इतनी करंट पास हो रही है, तो उससे हीट जो है डिसिपेट होगी, और इस हीट को हम कहते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये बात जो है याद रखें कि यही बात जो है, ये बात जो है, यही हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, ट्रांसफार्मर जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है, याद रखें कि ट्रांसफार्मर हमारे पास वोल्टेज को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब सपोज ये मेरे पास जो है, ये आप लोग देख ले, ये मेरे पास डैम है, यहाँ से करंट जो है वो आ रही होती है, कहाँ तक, ये मेरे पास डैम से करंट आ रही है, और फाइनली ये मेरे पास आ गई घर तक। अब ये वोल्टेज जो है, ये मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10⁴ 5 वोल्ट है, या 5 मल्टीप्लाई 10⁴ 5 वोल्ट है। सो ये जो है ये यहाँ पर आएगी, सही है। अब ये वोल्टेज जो है, जब हमारे पास वोल्टेज आती है, तो घरों में हम यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो ये हाई वोल्टेज को कम में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो वायर्स है हमारे पास, याद रखिए कि इसकी वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होती है, तकरीबन 10,000 होती है, 20,000 होती है। ये जो हम घरों के बाहर देखते हैं, इसको कहते हैं कि 10,000 वोल्ट है, 12,000 वोल्ट है, तो 20,000 वोल्ट लाइन्स है। तो ये वोल्टेज जो है, याद रखें कि वो डैम्स में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो इन वायर्स को जो है, इन वायर्स की जो वोल्टेज है वो बढ़ा देती है। सो डैम में क्या होता है कि डैम में हमारे पास जो वोल्टेज बनी होती है, उसको हम वोल्टेज को ज़्यादा कर देते हैं, ताकि ये जो है इसकी करंट कम हो। अब जब करंट कम होगी, तो हमारे पास हीट जो है कम प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू दिस इक्वेशन। करंट कम होगी तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो मीन्स की हीट लॉसेस नहीं होगी।
सो इसी वजह से ये जो वायर्स होते हैं हमारे पास, इनकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से उनकी करंट कम होती है, और करंट कम होने की वजह से हीट लॉसेस जो है कम होती है, और इससे जो है नुकसान से बचा जा सकता है। और जब ये बिजली हमारे पास आखिरकार घरों तक पहुंच जाती है, तो हम क्या करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, और इन्हीं वोल्टेज को जो है हम 10,000 से 220 फिर कर लेते हैं। सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। अब हमारे पास एक दूसरा इफेक्ट है। एम्पेयर्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है एक वायर है, उससे करंट प्रोड्यूस, ये हमारे पास एक वायर है, इससे करंट जा रही है, तो इसकी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यही मैग्नेटिक फील्ड जो है, यही मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो करंट फ्लोइंग टू द वायर। और ये अगर वायर है, ये हमारे पास म्यू नॉट हमारे पास जो है, इसकी सरकमफ्रेंस जो है, ये इसमें बी प्रोड्यूस हो रही, इसमें आई है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो हम कांस्टेंट लगा लेते हैं म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। ये बी जो है इस डायरेक्टली आई के साथ प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली टू द आर है। So the equation for ampere law is equal to B is equal to mu naught I divided by 2 pi R, यानी ये B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I को। I करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, I नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। और याद रखिए कि दिस I मस्ट ऑलवेज बी द DC। सही है। ये हमारे पास DC करंट होता है, DC करंट होगी तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी अगर AC होगी तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। सो मस्ट रिमेंबर इट। अगर यहाँ पर मैं AC सोर्स लगा लूँ तो ये भी हमारे पास गायब हो जाएगा। सो आप लोग ये बात जो है याद रखें। सो ये हमारे पास थी क्या, ये हमारे पास थी मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा जो इफेक्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमारे पास क्या है कि फेराडे, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका एक लॉ है फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन याद रखें कि उसमें हमारे पास जो है, उसमें जब करंट मूव होती है तो इस करंट की वजह से जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास है I इज इक्वल टू जेड डेल्टा एम डिवाइड बाई टी। और ये ला हमारे पास किस लिए है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास करंट की वजह से होती है, करंट पास होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। जो फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोफ्लेटिंग पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर लास्ट में जो है, हम जो है बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, एक एनोड के एक कैथोड ले लेते हैं, और हमारे पास जो है जब हम करंट पास करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं और आइंस यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो इस पर चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास करंट की वजह से होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल इफेक्ट है, किस चीज़ का, DC का। याद रखिए कि यहाँ पर भी जो है DC होगा। तो जब हम बात कर रहे थे तो ये हमारे पास DC सोर्स जो है 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल इफेक्ट। और ये जो AC सोर्स है हमारे पास, ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जबकि बाकी केमिकल और मैग्नेटिक ऑनली बाई ऑनली DC सोर्स जो है प्रोड्यूस करती हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर इट। इसी तरह याद रखिए कि हमारे पास जो करंट है, अब जब हम करंट की डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि आई हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारे पास बराबर है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। यहाँ पर हम लोगों ने एरिया की बात ही नहीं की, कितनी चार्ज मूव कर रही है, कितनी एरिया से वो हीट प्रोड्यूस होगी, हमें एरिया से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रही है इस जगह से 1 सेकंड में, 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रही है 1 सेकंड में। इस एरिया को मैं अगर इंक्रीज कर दूँ इतना, तो फिर यहाँ से भी अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रही है 1 सेकंड में, अगर मैं इस एरिया को और बढ़ा दूं और इस एरिया से भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो याद रखिए कि ये जो टाइम है करंट है I1, ये I2, I3, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, I1 बराबर होगी IT, I2 की I2 बराबर होगी I3 की। रीज़न हमारे पास ये कि करंट हमारे पास जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। अगर ये कांस्टेंट हो तो हमारे पास इसका जो है एरिया से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये आप लोग याद रखें। अगर आपको इस तरह की 3 एयर डायग्राम्स गिवन हो कि अगर हम एरिया इंक्रीज डिक्रीज करें तो क्या होगा, अगर क्यू बाई टी सेम हो, तो अगर क्यू बाई टी चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास जो है करंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास जो है चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। जब भी इस मेटल को मैं एक पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दे देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगी और करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिस वेलोसिटी से चलना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से जो है हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप जो है इस तरह जो है ऐसी ही टेंशन में बैठे हुए हैं और ऊपर से आपके वालिद साहब गुस्से में आ जाए और आपको जो है एक चुक्का लगाए, एक चुक्का आपको लगाए ना, तो आप क्या कहेंगे, आप जो है दो पाँव अपने करेंगे, दो अपने दोस्त के करेंगे और सीधा जो है वो 20 किलोमीटर पर सेकंड से भागेंगे। पर सेकंड तो नहीं, पर आवर। तो पहले तो आप आराम से बैठे थे, आपकी वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि कोई था ही नहीं। जब आपका वालिद आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और उसने आपको चुक्का मारा, तो जिस वेलोसिटी की वजह से आप लोग दौड़ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेम बात हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की है। जब हम ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन नहीं करते हैं इर्द गिर्द, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक वेलोसिटी से चलते हैं और इस वेलोसिटी को हम कहेंगे, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जो है, हमारे पास इसको हम वी डी से लिखते हैं, ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है, ये आप लोग याद रखें। अगर हमारे पास जो है एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल जो है पर वॉल्यूम जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम एक एरिया से पास हो रही है और वो एरिया, ये मेरे पास एक ख़ास जगह है, ये हमारे पास की एरिया ए है, इससे जो है इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पास हो रहे हैं और इसको जो है मैंने ये इस एरिया को जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई की है वो हमारे पास v की बराबर है। सही है। तो ये हमारे पास इसके v की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास E बनेगा। सही है। और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मेरे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है I, वो हमारे पास है I। तो याद रखें कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बराबर होगी वी डी इज इक्वल टू कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पर चार्ज किया है और कितनी एरिया से पास हो रहे हैं। ये हमारे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है। आई इज इक्वल टू एन ई ए, हमारे पास क्या है, एन ई ए हमारे पास इक्वेशन है। अब ये आई डिवाइड बाई आई डिवाइड बाई ए जो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है कि सारी कितना करंट है कितनी एरिया से पास हो रहा है, इसको हम कहते हैं जे। जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास है करंट डेंसिटी। जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास है करंट डेंसिटी। तो इस इक्वेशन से वी डी हमारे पास, अगर मैं आई ए के बजाय जे लगा दूँ तो मेरे पास बनेगा जे डिवाइड बाई एन ई। सो याद रखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बराबर है आई डिवाइड बाई एन ई ए, या मैं लिख सकता हूँ जे डिवाइड बाई एन ई। अब ये जे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारे पास इसका एक रिलेशन है, ई हमारे पास बराबर है जी जे डिवाइड बाई रो, या हम लिख सकते हैं कि जे हमारे पास बराबर है ई रो। ये रो हमारे पास क्या है, रो हमारे पास है कंडक्टिविटी, ये हमारे पास जो है करंट डेंसिटी है, जे करंट डेंसिटी, ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द रिलेशन कि करंट डेंसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कितनी
करंट प्रोड्यूस होती है कितनी एरिया में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो तो इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। सो यहाँ पर जो है जे के बजाय मैं अगर ई रूल अप्लाई कर लूँ तो मेरे पास बनेगा ई रो डिवाइड बाय एन ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किस चीज़ का, ये हमारे पास इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो अगर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं देख लूँ तो ये मेरे पास है ई रो डिवाइड बाय एन ई। सो अगर इस इक्वेशन को मैं देख लूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही ई हमारे पास क्या हो, यही ई हमारे पास जीरो हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अगर इस ई की वैल्यू वन होगी तो मेरे पास जो है वी डी की वैल्यू आ जाएगी क्या, ई डिवाइड बाई एन ई। या जब हमारे पास ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वी डी हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू मेरे पास भी मैक्सिमम होगी। सो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप लोगों को अगर स्कूल में पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज़्यादा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी मेरे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हमारे पास एक ये एक वायर है, अगर इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रही है और इस वायर की मैं जो है एरिया इंक्रीज कर लूँ, ये देख ले यहाँ पर एरिया कम थी, इस एरिया को मैं ज़्यादा कर लूँ, बाकी जो है वही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है और वही हमारे पास कंडक्टिविटी है। सो यहाँ पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वन होगी, इस पॉइंट पर वी डी टू होंगी। सो याद रखें कि अगर ए वन जो जिस तरह हमारे पास ए टू से कम है तो याद रखें कि वी डी वन हमारे पास ज़्यादा होगा वी डी टू को। जितनी हमारे पास एरिया कम होगी उतनी हमारे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और ये कब होगा, जब हमारे पास सेम वायर में जो है हम जो है एरिया कम ज़्यादा करते हैं। अब अगर इस वायर को जो है मैं यहाँ पर दोबारा कम कर लूँ तो यहाँ पर दोबारा जो है वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया जो है एक दूसरे पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे पास ये एक वायर है, इसका डायमीटर मेरे पास ये है डी, अगर इस डी को मैं डबल कर लूँ तो याद रख इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो है ये मैं डी टेस्ट कर लूँ तो इसका जो वी डी है वी डी वन और ये वी डी टू, याद रखें कि इसका डायमीटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वी डी वन वी डी टू बराबर होगी, इसका डायमीटर से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक सेम वायर है और इसको मैं इस तरह इंक्रीज डिक्रीज कर लूँ तो फिर असर पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं पूरी का पूरा वायर जो है इसकी डायमीटर चेंज कर लूँ तो मेरे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। सो समरी में आप लोग याद रखें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। ये कुछ किताबें 10⁻⁻³ लिखते हैं, कुछ -4 लिखते थे, लेकिन बुक्स में जो है जो वैल्यू गिवन हो वो आप लोग जो है याद रखें। इसी तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो है वो इक्वेशन जो है हम लोगों ने अभी बता दी आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बराबर है आई इज इक्वल टू एन ई ए, या आई डिवाइड ई मेरे पास बराबर है जे की, आई मैं लिख सकता हूँ जे बाई एन ई, या ई रो बाई एन ई, या सी मैं लिख सकता हूँ कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और अगेन फिर मैंने बता दिया कि वी डी हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया ऑफ द सेम वायर, और ये वी डी जो है इसका डायमीटर के साथ कोई लेना देना हमारे पास नहीं है। तो ये मेरे पास थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। एक और टर्म है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी। ये हमारे पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम माइक्रो से डिपेंड करते हैं। मोबिलिटी हमारे पास एक कॉमन चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एक मेटल कंडक्टर था, उस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे देता हूँ तो इस ई की वजह से जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इन दो की रेशो को मैं क्या कहूँगा, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी हमारे पास है वी डी बाई ई। अगर मैं यूनिट्स की बात कर लूँ तो वेलोसिटी की यूनिट मेरे पास है मीटर पर सेकंड, ई हमारे पास बराबर है वी बाई डी, तो इसका यूनिट मेरे पास बनेगा वोल्ट पर मीटर। ये मीटर ऊपर चला जाएगा, मेरे पास बनेगा मीटर स्क्वायर, ये सेकंड नीचे ले आओ तो मेरे पास बनेगा वोल्ट सेकंड। सो जो यूनिट है हमारे पास मोबिलिटी का वो हमारे पास है मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड, ये मेरे पास मोबिलिटी का यूनिट है। सो इसको भी आप लोग जो है याद रखें। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ा सिंपली
हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगी वो हम पढ़ेंगे विच विल बी ओम्स लॉ। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में ओम लॉ पढ़ेंगे।